हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि बहुत जल्दी मैं आपके लिए मॉडल पेपर जो आपका प्रतिदर्श प्रश्न पत्र होता है या मॉडल पेपर जो देता है आपका यूपी बोर्ड आपको, उसको ला करके किसी एक सब्जेक्ट का और मैं आपको डिस्कस करूँगी मैं आपके साथ कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम हॉल में पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब आप जानते हैं कि आपने मतलब भर की पढ़ाई कर ली है, सारी चीज़ें आपको तैयार हैं। अब इसके बाद में जो आपके नंबर हैं वो इसी बात पे डिपेंड करते हैं कि आप वहाँ पे अपनी एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद अपने पेपर को कैसे सॉल्व करते हैं, कितने अच्छे से करते हैं और उसके साथ साथ कितनी जल्दी कर लेते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि कहने को तो हमारे पास 3 घंटे होते हैं, पर उतना समय भी हमारे लिए कम पड़ जाता है। 3 घंटे में हमें कितना सॉल्व करना होता है? पूरे 1 साल की पढ़ाई को कंपाइल करना होता है। ठीक है, पूरे 1 साल में आपने जितना पढ़ा होगा वो सब चीज़ें आपको इसी समय में आपको लिखनी है और इसी से ये पता चलेगा कि आप कितना अच्छे से आपने पढ़ाई की थी और कितना आपको क्या कुछ आता था। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो समय को ना बर्बाद करते हुए, और साथ में बड़ी बात क्या है कि हमको इससे भी मतलब है, इस चीज़ से भी हमें मतलब होना ही चाहिए कि हमने कितने अच्छे से पढ़ाई की है, इसे हम कैसे अच्छे से दिखा सकते हैं। क्योंकि सामने वाला जो एग्ज़ामिनर होगा वो ना ही आपसे बात कर रहा होगा, ना उसने आपको देखा होगा, ना वो ये जानता होगा कि आप कौन हैं, आपका क्या नाम है, आप लड़की हैं या लड़का हैं। तो उसको बस एक ही चीज़ से मतलब है कि आपने कितना अच्छा लिखा है और आप 70 नंबर कैसे उससे छीन सकते हैं। इसी को आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस छोटे से वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। अब सबसे पहले आप जानते हैं आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय है, जिसको आप 3 ही घंटे मानें क्योंकि 15 मिनट में आपको पेपर पढ़ना है। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 15 मिनट में ही पढ़ना है, लेकिन कम से कम 15 मिनट लगा के पढ़ने से ही आप अच्छे से पेपर को समझ सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहला काम जो आपको करना है वो क्या करना है, अपने इन 15 मिनट को सिक्योर करना है पेपर रीडिंग के लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, आप पेपर को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत से बच्चे निकलने के बाद उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि मैंने ढंग से पेपर नहीं पढ़ा था, उसमें से मुझे कुछ और भी चीज़ें आती थी लेकिन वो छूट गई। तो सबसे मस्ट चीज़ क्या है, आप सबसे पहले पेपर को पढ़िए। ये देखिए यहाँ पे पहले से निर्देश दिया हुआ है आपको। पहले से ही आपको निर्देश दिए हुए हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। अब उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपके प्रश्न पत्र में क्या निर्देश दिए गए हैं आपको, सामान्य निर्देश। अब देखिए आपको यहीं पे बता दिया गया है कि का, खा और गा 3 सेक्शन में आपका पूरा पेपर बटा हुआ है। ठीक है, अब का, खा, गा 3 सेक्शन में आपका पेपर बटा है। फिर प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है जिसके 4 उत्तर हैं। इसका मतलब है, वैसे भी आप जानते हैं कि क्योंकि ये साइंस का पेपर है तो सिंपल सी बात है कि इसमें एक सेक्शन फिजिक्स का होगा, दूसरा केमिस्ट्री का होगा और तीसरा बायोलॉजी का होगा। अब इसके अलावा आप एक ये भी चीज़ समझ सकते हैं कि हर पेपर में ऐसा ही होगा, 3 सेक्शन में बटे होंगे आपके पेपर। तो ये तो साइंस का है क्योंकि इसमें 3 सब्जेक्ट आपस में मर्ज की गई हैं। पहले ऐसा होता था कि ये तीनों के अलग अलग पेपर होते थे, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग। तो अगर अभी टाइम मिला तो मैं आपको एक और दिन कोई क्लास 10th का एक पेपर, मॉडल पेपर ला के डिस्कशन करा दूंगी कि बाकी में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों अलग अलग बटे हुए हैं। अब इसमें देखिए दिया है कि पहला प्रश्न बहुविकल्पी है जिसमें 4 उत्तर हैं और उन्हें आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। फिर उसके बाद में प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए प्रश्न से प्रारंभ किया जाए। अब ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये लिखना। जब इसे आपको डायरेक्ट आपके
पेपर में लिख दिया गया है तो इसका मतलब ये आपको करना ही करना है। अगर आपने ये नहीं किया तो चेक करने वाले को, जो कॉपी चेकर होगा, उसको असुविधा होगी, तो इसकी वजह से वो आपके नंबर भी काट सकता है कि प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करने हैं। क्योंकि आप जानते हैं अब ये जो रूल है ये बाकी सब्जेक्ट पे नहीं लागू होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक क्वेश्चन फिजिक्स का अटैम्प्ट कर लें, दूसरा बायो का कर लें, तीसरा केमिस्ट्री का कर लें, फिर अगले पेज में फिर से एक फिजिक्स का कर दें और दूसरा केमिस्ट्री का कर दें, फिर अगले पेज में एक बायो का और एक फिजिक्स का साथ में कर दें। आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, कॉपी चेकर को प्रॉब्लम होगी, तो वो आपके नंबर काट देगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, स्पेशली आपको साइंस के पेपर में से बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। अब इसके बाद में अगली बात क्या है, अगली जो मेन चीज़ है वो ये भी है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सबके सब आपको करने ही करने हैं। लेकिन इन सभी प्रश्न अनिवार्य होने का मतलब ये नहीं है कि पूरे प्रश्न पत्र में जितने क्वेश्चन दिए आपको सब कुछ करने हैं। हर एक प्रश्न में 2 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न में 2 प्रश्न होंगे। या तो आपको उसका खंड का करना होगा और या फिर उसका खंड खा करना होगा, इस तरह से आपको दिया होगा। तो इस लाइन का ये मतलब बिल्कुल मत निकालिएगा। कई बार ऐसा भी बहुत बच्चे कहते पाए जाते हैं कि उसमें लिखा था कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, आपको अटेम्प्ट वही चीज़ करनी है जो आपके काम की है। फिर प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं, तो ये भी चीज़ आपके लिए मदद कर सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, तो आप उसे उसी हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको ये पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, तो आप करीब ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसमें कितना कंटेंट हमें लिखना चाहिए। क्योंकि आप 2 नंबर के प्रश्न में 3 पेज भर दें और 6 नंबर के प्रश्न में आधे पेज में ही निपटा दें, तो ये चीज़ गलत होगी। तो आदमी खुद ही बच्चे समझ जाते हैं कि उनको कितना कंटेंट इसमें लिखना है। फिर ये बड़ी चीज़ है, उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों और रासायनिक समीकरणों द्वारा दीजिए, ठीक है। तो ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है आपकी, स्पेशली साइंस में, कि आपको चित्र बनाने हैं। अब देखिए यहाँ से आपका खंड का शुरू होता है। अब खंड का में आप देख रहे हैं कि आपको क्या करना है, दिया हुआ है कि किसी मतलब जो भी प्रश्न है, आपको प्रश्न से मतलब नहीं है, मेन चीज़ क्या है, यहाँ से खंड का शुरू हुआ और आपको पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ पे कुछ आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके 1-1 नंबर के उत्तर हैं। अब हमेशा आप ध्यान रखिए कि अगर आप सोचेंगे कि आप जब भी एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ उसका क्वेश्चन भी लिखिए। लेकिन अगर आप बहुविकल्पीय प्रश्नों में छोटा सा प्रश्न लिख देते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे प्रश्न हैं, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। अगर आप क्या करें, केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपको ये करना है, ठीक है। अगर बहुविकल्पीय प्रश्न में आप इतनी हेडिंग डाल दें और उसके बाद अपना एक उत्तर लिख दें, ठीक है। अब मान लीजिए, मैं यहाँ पे प्रश्न पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़ूंगी वरना बहुत बड़ा हो जाएगा पेपर। मान लीजिए कि आपका इसमें तीसरा वाला आंसर है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह लिखिए, प्रश्न 1 का और वो भी किस तरह से आपको लिखना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, आपको हर आंसर लिखना है, लास्ट में जो पेज होगा उसमें बता दें। ये देखिए आपको इस तरह डालना है, खंड का पहले ही डाल लिया। फिर उसके बाद में हर प्रश्न के भी साथ चाहें तो डाल सकते हैं खंड का प्रश्न 1 का पहला है तो वो उसको भी आपने का लिख दिया। और उसके बाद में एक तो तरीका ये होता है, इतना ये लिखने के बाद में आप फिर आंसर लिखिए। फिर भी जो कॉपी चेकर होता है उसे हर बार क्वेश्चन मिलाना पड़ेगा कि आखिर क्वेश्चन क्या था। तो इससे अच्छा है कि जब ये इतने छोटे से क्वेश्चंस हैं तो आप इनमें क्या कर सकते हैं, आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही लिख दीजिए। वहाँ पे जैसे आप लिख दीजिए कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है और उसके बाद में प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, ओम है, तो आप ओम लिख दीजिए, ठीक है। और ये लेकिन ये याद रखिएगा कि वहाँ पे ये चारों ऑप्शन आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल क्वेश्चन लिख दीजिए और अपना सीधा सा आप अपना उत्तर लिख दीजिए। जैसे कि अब अगला है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा किस चीज़ से उत्पन्न होती है, जनरेटर से। तो आपने बस ये लिख दिया, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहलाती है या उसको कहते हैं, और बस फिर नीचे लिख दिया
जनित्र। और एक चीज़ याद रखिएगा कि उसके आगे अगर हो सके तो ऑप्शन ज़रूर डाल दीजिएगा, ऑप्शन का नंबर, यानी जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे ओम आया है ऑप्शन और वो है चौथा, तो आप लिख दीजिएगा, आप यहाँ पे लिखेंगे ऐसे 4 और उसके बाद लिखेंगे ओम। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। लेकिन एक और चीज़ जो आपको मैं बताना चाह रही थी वो ये है कि हमेशा जब भी लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो अधिकतर लोग आपसे ये कहते हैं और मैं भी आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करें, क्योंकि आप जानते हैं कि मान लीजिए आपकी पूरी कॉपी जमा हो गई है और कॉपी जमा करने वाला टीचर आपकी डेस्क के सामने खड़ा है और आपका ये एक क्वेश्चन छूट रहा है, तो थोड़ी सी भी देर नहीं लगेगी आपको इतना सा एक लाइन लिख करके और इसका आंसर लिख देने में। लेकिन अगर मान लीजिए आपका 2 या 3 नंबर का या 5 नंबर का कोई क्वेश्चन छूट रहा है और कॉपी आपकी जमा हो रही है तो आप उसे नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए हमेशा इनको लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए, पर इन्हें हमेशा हर खंड के पहले पेज पे ही कीजिए। अब आप ये सोचेंगे कि जब हमें इन्हें लास्ट में अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले पेज पे इन्हें कैसे कर सकते हैं। अब जैसे खंड का है, खंड का को आप जहाँ शुरू करेंगे तो सबसे पहले शुरुआत आप हमेशा बहुविकल्पीय प्रश्न से ही करेंगे, देखने में कॉपी सुंदर लगती है। पहले बड़े बड़े वाले क्वेश्चन और उसके बाद छोटे छोटे वाले करने में कम देखने में खूबसूरत लगती है कॉपी। तो आप क्या कर सकते हैं, इतने छोटे क्वेश्चन हैं आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए केवल और केवल 4 प्रश्न आपको बहुविकल्पीय प्रकार के दिए हैं और आप बड़े आसानी से जानते हैं कि अगर आप बहुत दूर दूर भी लिखेंगे तो मुश्किल से 2 पेज में आपकी ये क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहला पेज आप वहाँ पर छोड़ दीजिए और पहला पेज छोड़ने के बाद में आप स्टार्ट कर दीजिए लिखना। अब आप चाहें तो इसके प्रश्न नंबर 2, 3, 4 को कर सकते हैं छोटे छोटे वाले, और या फिर जो ये बड़े प्रश्न हैं जहाँ पे आपको कई नंबर मिलने वाले हैं जैसे कि 7-7 नंबर वाले, तो ये आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। आपको जो चीज़ आती हो उसको पहले अटेम्प्ट कीजिए। आपका पूरा पेपर 3 कैटेगरी में बटा होगा। पहला बहुत सरल, ठीक है, बहुत सरल, और बल्कि 4 में, फिर सरल, उसके बाद कठिन और बहुत कठिन, और इसके बीच में एक और सीरीज़ आती है जिसे हम कहते हैं मध्यम वाली, यानी कि एवरेज है। तो आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले जो आपके लिए बहुत सरल क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कीजिए, फिर सरल को करिए, फिर कठिन को करिए, और फिर जो आपके लिए बहुत कठिन हो, जिनको आपको बिल्कुल सोचना हो और आपको लग रहा हो कि अब ये नहीं आते हैं, उनको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। तो लेकिन अब मैं इसे इरेज कर दूं। ठीक है, अब मेन चीज़ आपको क्या ध्यान देनी है कि सबसे पहले, अब देखिए हमने क्या बताया, सबसे पहले आपको खंड का से ही स्टार्टिंग करनी है, भले आपको खंड का ना आता हो। तो आप क्या करेंगे, खंड का में जो क्वेश्चन आपको आते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चीज़ नहीं आती होगी, तो जो चीज़ आपको आती है वहीं से स्टार्ट कीजिए। लेकिन एक काम कीजिए कि पहले 2 पेज छोड़ दीजिए अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने के लिए। फिर इसके बाद आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखिए आपके ये दूसरे और तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन क्या हैं, कुछ बड़े होना स्टार्ट हो गए हैं। दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन में भी आप देख रहे हैं कि आपको कई क्वेश्चन दिए हैं। प्रश्न 2 में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और तीनों क्या हैं, 2-2 नंबर के हैं। तो इनको आपको अटेम्प्ट करना है 2-2 नंबर के क्वेश्चन। अब आप ये देख सकते हैं कि जैसे प्रश्न नंबर 2 का जो खा है, इसमें आपको सीधा दिया हुआ है कि ये 2 नंबर का प्रश्न है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें आपको इस तरह से दिया हुआ है कि अगर आप इस प्रश्न को नहीं कर पाए तो आपके ये पूरे 2 नंबर कट जाएंगे। लेकिन जो प्रश्न नंबर 2 का है और साथ में इधर 2 का गा है, इनमें 1+1 करके नंबर दिए हैं ये भी 2 ही नंबर के। लेकिन इसका मतलब क्या है, अगर आपको केवल इतना प्रश्न भी आता है कि जरा दृष्टि दोष क्या है और आपको ये नहीं पता कि निवारण कैसे हो सकेगा, तो आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन जो है उन्हें अटेम्प्ट करने की ज़रूर कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें क्या है, सेक्शन में बटा हुआ है आपका क्वेश्चन। तो आप अगर इसे पूरा अटेम्प्ट नहीं भी कर पाए तो भी आपको 1-1, 2-2 नंबर करके बहुत से नंबर मिल जाएंगे। और आपको क्या करना है, आपको नंबर चाहिए नहीं, आपको नंबर खींचना है अपनी तरफ। फिर इसी तरह जैसे हम अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 3 पे।
तो यहाँ भी देख रहे हैं ये भी पूरा सेक्शन में बटा हुआ है। परावर्तन के नियम लिखिए, फिर एक छोटा सा आपको एक ये क्वेश्चन दिया है, इसके बाद ये छोटा सा आपको एक न्यूमेरिकल दिया है और 2 सिचुएशन में दिया है, एक ये सिचुएशन में और एक ये सिचुएशन में, ठीक है। और फिर ये दिया है कि प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। तो आप देख रहे हैं परावर्तन के नियम लिखेंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने अगर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। अगर इतना लिख दिया तो एक क्वेश्चन 1 नंबर मिल जाएगा, और अगर 15 सेंटीमीटर वाला भी आपने निकाल दिया तो एक और मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। भले आपको जैसे यहाँ इसके आगे का क्वेश्चन नहीं आता तो आपको केवल परावर्तन के नियम आते हो तो उतना ही लिख दीजिए। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें भी बच्चे क्या करेंगे, आंसर लिखने के पहले लिखेंगे खंड का प्रश्न 3 का उत्तर, इस तरह से लिखेंगे खंड का प्रश्न 3 का, और सीधा उत्तर लिखना चालू कर देंगे। अब एग्जामिनर, आप सोचिए अगर आप एग्जामिनर हो तो आप जब कॉपी चेक कर रहे होंगे तो आपको इतना तो याद नहीं होगा कि प्रश्न 3 के का में कौन सा प्रश्न था, तो आप फिर अपने पन्ने पलटना चालू करेंगे और देखेंगे कि प्रश्न 3 के का में कौन सा प्रश्न था। तो आप इससे अच्छा क्या कर सकते हैं, जब ये लिखने चलें तो आप लिखिए खंड का प्रश्न 3 का, और आगे इतना भी लिखने का, अब आपको पूरा क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं है पर इतना आप लिख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, और इतनी हेडिंग डाल दीजिए और उसके बाद नीचे नियम लिख दीजिए। तो एग्जामिनर को याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। अब भले उसे ये नहीं याद है कि कितने किस सेगमेंट में कौन से सेक्शन में पूछा गया, पर उसे इतना याद आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आप लिख रहे हो, जब आप प्रकाश के परावर्तन के नियम लिख चुके हैं उसके बाद आप इसका जब सॉल्व करना स्टार्ट करें, इसका जो आगे का क्वेश्चन है, तो ऊपर लिख दें 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, उसके बाद नीचे लिखें फर्स्ट हेडिंग में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, और डैश करके इसको सॉल्व कर दें। फिर सेकंड लिख कर डालें 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये एक हेडिंग डाल देंगे तो जो कॉपी चेकर होगा उसे चेक करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह जैसे ये अगला क्वेश्चन है तो आप लिखेंगे प्रश्न 3 का लेंस क्या होता है, इतना लिखेंगे और फिर लेंस की परिभाषा, फिर प्रकाशित गुणों के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है, तो आप इतना बड़ा मत लिखिए, फिर लिख दीजिए लेंस के प्रकार, फिर लेंस के प्रकार लिख दीजिए, और फिर तो किरण आरेख आपको बनाना है तो वो किरण आरेख बना दीजिए। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक हेडिंग डालिए लेंस क्या होता है उसकी परिभाषा, फिर कितने प्रकार का होता है और वो लिख दीजिए, और फिर उसके बाद में किरण आरेख बना दीजिए। बस देखिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता है ये पूरे 4 नंबर कैच करने से। तो इसी तरह आपको ये लिखना है, ये चीज़ ध्यान देनी है कि कहाँ पे अथवा लगा हुआ है। अब जैसा आपका ये खा नंबर क्वेश्चन है तो इसमें आपको क्या करना है, या तो ये वाला करना है या फिर ये वाला करना है, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप दोनों अटेम्प्ट कर डालें और बाद में फिर लगे कि अरे मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, या तो ये और या फिर ये, जो करना हो आप उसे करिए। और ये चीज़ ध्यान दीजिए, कई बार ऐसा होगा कि आपको दोनों क्वेश्चन आते होंगे, दोनों का आंसर आता होगा, पर याद रखिएगा कि जिसमें आप बिल्कुल श्योर हों और जो आपको बहुत अच्छे से याद हो और जिसे आप अच्छे से लिख सकते हो, तो और जिसमें कम लिखना पड़े, कम लिख करके ज़्यादा नंबर मिल रहे हो वो कर लीजिए। अब जैसे क्या है, आप देख रहे हैं कि अगर आप इन दोनों प्रश्नों में देखें, ठीक है, इन दोनों प्रश्नों में देखें, एक तो ये और एक ये, तो इसमें अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि अगर आपका जो निगमन वाला पार्ट है या जो आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट है अगर वो मजबूत है तो इसे कीजिए, और अगर नहीं है तो इसमें छोटा सा बस लेंस की परिभाषा लिखनी है, कितने प्रकार का होता है, बहुत ईजिली आप कह सकते हैं उत्तल और अवतल होता है, केवल इतना लिखना होगा, और उसके बाद एक छोटा सा किरण आरेख बना देना है और आपका काम हो जाएगा 4 नंबर का। तो आप इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। फिर अब आ गया बड़ा क्वेश्चन, और बड़े क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। जैसे कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत और कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। अब इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, विद्युत मोटर का एक चित्र बना लेंगे और नामांकित यानी इसमें आपको नाम भी लिखना है। आरेख खींच लिया, फिर ऐसा नहीं है कि आपने बस वो खींच दिया और उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कर दिए। फिर क्या लिखेंगे, विद्युत मोटर का सिद्धांत लिख करके आप सिद्धांत में 3-4 लाइनें लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे विद्युत मोटर की कार्यविधि, और कार्यविधि हेडिंग डालने के बाद आप 3-4 लाइन लिखेंगे।
तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आप देखिए, जैसे आप सिद्धांत और कार्यविधि एक में लिखेंगे तो भले आपने 10 लाइनें लिखी हों, और जब अगली बार आप हेडिंग डाल के लिखेंगे तो एक लाइन में आप हेडिंग डालेंगे, उस वाली लाइन को छोड़ेंगे, उसके बाद अगली लाइन से लिखना शुरू करेंगे, फिर बीच में 2 लाइनों का गैप करके फिर डालेंगे कार्यविधि, और फिर एक लाइन छोड़ करके कार्यविधि लिखेंगे। तो उसमें 3-4 लाइन आपकी एक्स्ट्रा खर्च हो जाएंगे, और जिससे आपकी कॉपी देखने में सुंदर लगेगी और लगेगा कि आपने काफ़ी कुछ लिखा है। तो इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जैसे अब अगला क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन तो इस पूरे उसमें इजी ही दिए गए हैं, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा या इनको देख लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि इससे भी प्रश्न आ सकता है, हो सकता है प्रश्न में पूरा प्रश्न पत्र यही कभी उठकर नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब है कि यूपी बोर्ड ये खुद समझता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको इनको एक बार देख लेना है। जैसे प्रणालिका वाला जो प्रश्न है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रणालिका किसे कहते हैं, ये चुंबक की भांति व्यवहार कैसे करती है, फिर किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही प्रणालिका के उत्तर और दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया सकता है। तो अब ये सोचिए कि ये क्वेश्चन 3 सेगमेंट में बटा है, एक से आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं, प्रणालिका किसे कहते हैं, फिर चुंबक की भांति व्यवहार कैसी करती है, अगर ये बता देंगे तो 3 और कैसे आप निर्धारण करेंगे इसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का, इससे 2 मिलने वाले हैं। तो इस तरह से आप 7 नंबर कैच कर सकते हैं। अगर नहीं पूरे 7 आपको मिल रहे हैं तो अगर आपने केवल प्रणालिका किसे कहते हैं और फिर उसके बाद ये चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती, इतना भी लिख दिया तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह खंड खा को जब आप स्टार्ट करेंगे तो इसमें भी भले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बाद में करने हों, लेकिन पहले 2 पेज छोड़ दीजिए इसके लिए। अब इसमें भी आपको 3-4 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 3 हैं, तो 3 क्वेश्चन के लिए 1-2 पेज आप छोड़ दीजिए, उसके बाद में आप स्टार्ट कीजिए। और मेरे हिसाब से जो बीच का सेगमेंट होता है जिसमें कम नंबर होते हैं, यानी ना सबसे छोटे प्रश्न अटेम्प्ट कीजिए पहले और ना सबसे बड़े, जो बीच के क्वेश्चन होते हैं जैसे ये 2-2 नंबर वाले हैं, इनको आप पहले अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। फिर IUPAC नेम जब आपको लिखने हों तो इनमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक काम ज़रूर कीजिएगा, ऐसा मत लिखिएगा खंड खा प्रश्न 7 का और इस वाले का और 7 का फर्स्ट वाला नंबर और बस IUPAC नाम लिख दिया, नहीं, इतना भी कम समय नहीं है आपके पास कि आप इतना सा एक सूत्र ना लिख सकें। तो आप स्ट्रक्चर को बनाइए और स्ट्रक्चर को बनाने के बाद में आगे यहाँ पे ऐसे इसका नाम लिख दीजिए। अब इतना भी कम समय नहीं है, अगर आप इतना समय बचाएंगे तो कॉपी चेकर को प्रॉब्लम होगी और वो फिर आपको नंबर कम अच्छे से देगा। यानी ऐसे मत करिएगा खंड खा उसका 7वें के पहले का सेकेंड नंबर, इतना लंबा लिखेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ये IUPAC स्ट्रक्चर ये बनाइएगा और उसके आगे उसका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर मुझे लगता है कि हाँ, अब ये निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन में अब देखिए 2 + 3 + 2 = 7। अब इसमें आप ये नहीं देखेंगे कि मुझे ये नहीं आता कि साबुन की सफाई प्रक्रिया क्या है, ये मुझे आती है, कार्बनिक यौगिकों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं आती है और समजातीय श्रेणी नहीं आती है, तो फिर ये क्वेश्चन मैं नहीं अटेम्प्ट करूँगा। नहीं, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अगर आपको इसमें कुछ भी आता है तो आपको इसे अटेम्प्ट करना ही करना है। निम्नलिखित पे टिप्पणी कीजिए, आप ये हेडिंग डालिए और डाल दीजिए सेकेंड नंबर साबुन की सफाई प्रक्रिया और केवल इतना लिख डालिए। देखिए कि आपका क्वेश्चन 3 नंबर का है, 7 में से 3 नंबर भी मिल जाएंगे तो बहुत हो जाएगा। तो इसलिए ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको ये चीज़ नहीं आती, इसमें से अधिकतर चीज़ नहीं आती तो आपको जो बहुत थोड़ा आता है आप उसे भी ना लिखें। अगर थोड़ा आता है तो उसे भी इतना सजा के अच्छे से लिखिए कि वो ज़्यादा लगने लगे। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे आपको अगर आपने मान लीजिए वो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया और रासायनिक समीकरण लिखने की सोची, अब इसमें 7 क्वेश्चन हैं और सब 1-1 नंबर के हैं। अब अगर आपको इसमें से 5 नहीं आते तो ये मत सोचिएगा कि मुझे 5 नहीं आते, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सबके सेपरेट नंबर हैं। 5 नहीं आते, 2 अगर आते हैं आपने वो लिख दिए तो आपको 2 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उन्हें कोई नहीं काटेगा। तो इसलिए क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इसी तरह अब यहाँ पे भी खंडगा में भी आपके पहले ही आ गए हैं जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, तो इनके लिए 2-3 पेज छोड़ दीजिएगा, 2 पेज, और उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा अपना अगला जो। अब इसमें भी देखिए जो सबसे बड़े हैं
क्वेश्चन वो सब 7-7 नंबर के हैं। तो आप चाहें तो सबसे पहले 7 नंबर वाले प्रश्न कीजिए, और या फिर आप चाहें तो बीच में जो 2 से 4 नंबर वाले प्रश्न होते हैं उनको पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, वो आपकी अपनी सुविधा है। लेकिन हमेशा ये याद रखिएगा कि पहले पेज पे आप बहुविकल्पीय प्रश्न करने की ही कोशिश करेंगे। और जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो नामांकित चित्र हमेशा सबसे पहले बनाइए, फिर उसके बाद में चित्र जहाँ भी आएंगे उनको आप हमेशा सबसे पहले बनाएंगे, क्योंकि उन्हीं को देख करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो इसलिए आपको हमेशा पहले ही चित्र बनाने हैं। अब जैसे ये पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं, तो इसमें भी एक चित्र छोटा सा होता है। और जहाँ नहीं भी हो चित्र पॉसिबल, वहाँ भी सोचिए, अगर आप कुछ बना सकते हो कोई फ्लो चार्ट जैसा, तो आप वो समझा करके, वो डाल करके, लिख के वो आप बना सकते हैं, जैसा बुक्स में होता है। इसी तरह से आई होप मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं। हाँ, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पूरा प्रश्न नहीं लिखना है, कहीं भी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूरा प्रश्न लिखें फिर उसका उत्तर लिखें, लेकिन हेडिंग ज़रूर डालें। अब जैसे आपको ये खंड गा चल रहा है, उसमें प्रश्न नंबर 10 का आपको अटेम्प्ट करना है, तो आप लिखेंगे खंड गा प्रश्न 10 का, और उसके बाद लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर ना लिखकर आप लिख देंगे स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ एवं इसके उत्पाद, और उसके बाद में आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका एग्जामिनर होगा, क्योंकि वो आपसे पहले भी कुछ कॉपीज़ चेक कर चुका होगा, तो उसके दिमाग में ये चीज़ होगी कि हाँ, ये प्रश्न पूछा गया है। और जब इस प्रश्न की आप हेडिंग डाल करके उसे लिख देंगे तो उसको और अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे आप ख नंबर प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे, तो आप ये लिख सकते हैं, पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र। स्वच्छ नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, पुष्प के बीजांड का नामांकित चित्र। अगला आप लिखेंगे तो जैसे आप लिख सकते हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप इसे लिख सकते हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थों का पर्यावरण पर प्रभाव, और ये हेडिंग डाल करके आप इसको समझा सकते हैं अपने क्वेश्चन को। इसी तरह यहाँ पर जैसे आप लिख सकते हैं, कायिक प्रवर्धन क्या है, तो आप लिख सकते हैं कायिक प्रवर्धन उदाहरण सहित, ठीक है, या मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र एवं उसका वर्णन। इस तरह से आप छोटी छोटी हेडिंग्स डाल देंगे और उसके बाद अपना आंसर लिखेंगे, तो वो देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आप जानते हैं कि आप जहाँ पे हेडिंग डालेंगे तो आपकी एक लाइन वैसे भी बढ़ जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको, ये तो क्लास 10th के लिए वीडियो थी जिसमें मैंने जितनी मैक्सिमम चीज़ें हो सकती थी उन्हें समझा दिया। तो अगर आपको ऐसी ही किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वैसे तो मैंने जान करके ऐसी सब्जेक्ट को चुना था जिसमें लगभग हर तरह की स्ट्रैटेजी आ जाए। तो इसी तरह से आपको पूरा हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हर पेपर अटेम्प्ट करना है, और स्पेशली हिंदी और इंग्लिश के पेपर में, और स्पेशली हिंदी में ध्यान रखिएगा कि आप जितना अच्छा लिख पाएंगे उतना ही आपको ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं। उसके साथ में आप क्लासेस को 12th वाले बच्चों के बीच में भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप उन्हें भी बता सकते हैं कि क्लास 10th की भी के साथ साथ क्लास 12th की भी क्लासेस लगातार डाली जा रही हैं। तो अभी तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, और उसके अलावा मैं क्लास 11th के बच्चों के लिए भी क्लासेस बनाती हूँ, तो आप चाहें तो उन्हें भी शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो बी कॉन्फिडेंट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।